सोना और चांदी चढ़ता है अचानक से, फिर जी, ये पिटने लग जाता है। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 से 4% की गिरावट इसमें आ गई है। जी। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? देखिए इसके पीछे का रीज़न जो है वो फॉरेक्स रिज़र्व है। हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट वीक भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो अनाउंस किया कि भई आप 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदें। क्योंकि देखिए जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं और जिस तरीके से हमको हायर रेट पे क्रूड मँगाना पड़ा, तो फॉरेक्स रिज़र्व हमारा बहुत यूटिलाइज़ हो रहा है। हुँ, तो उसको बचाने के लिए मोदी ने क्लियर कहा कि भई जो एसेंशियल आइटम है, जो नॉन एसेंशियल आइटम है, उसको आप ना इम्पोर्ट करें, हुँ, जो कि आपको यूज़ की नहीं है। जैसे गोल्ड, सिल्वर है, वो यूज़ का नहीं है। वो अगर आप लेते हैं ज्वेलरी तो उसको आप खाली लॉकर में रखते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर के जो भाव थे वो फिज़िकल मार्केट में गिर गए नीचे। हुँ, अगर आप आज भी देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के भाव करीबन 7 से 8,000 रुपए डिस्काउंट पे चल रहे हैं हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में, फिज़िकल मार्केट में। इसका मतलब ये है कि फिज़िकल मार्केट में खरीदारी नहीं है और इस खरीदारी के पीछे रीज़न ये है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हुँ, उनको लगता है कि गोल्ड, सिल्वर के भाव अभी जो है नीचे आ सकते हैं या बहुत बढ़ गए हैं गोल्ड, सिल्वर के भाव। तो अब आउट ऑफ पॉकेट भी हो गए हैं। हुँ, तो लोग सोच रहे हैं कि इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है क्या? तो उसको वो सर्च करने में लगे हुए हैं। तो गोल्ड, सिल्वर में जो पहले हमें एक बाढ़ सी आ गई थी खरीदारी करने वालों की, हर कोई बाय कर रहा था, हर कोई बाय कर रहा था, तो वो अब उसपे थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नज़र आया। हालाँकि हुँ, ये ब्रेक शॉर्ट टर्म होगा, हुँ, क्योंकि आगे चलकर हमारा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में आपको अगेन एक अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, हुँ, लोगों को पता है कि भई फॉरेक्स रिज़र्व का भी इश्यू है हुँ, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है, उसका भी एक असर आता हुआ दिख रहा है। तो हुँ। सब लोग इस टाइम पे सर्वाइवल वाली स्थिति में आ गए हैं कि आप जो नॉन एसेंशियल आइटम है, उसको कम से कम आप यूज़ करें और फंड को बचा के रखें, जिससे कि एसेंशियल आइटम के लिए यूज़ किया जा सके। बिल्कुल। अनुज जी, जैसे आपने कहा कि अभी कहीं न कहीं निवेशक जो हैं सोने-चांदी में इंटरेस्ट काफ़ी कम दिखा जी। रहे हैं अपना। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी का जो मौका है, जिस तरीके से इनके दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, क्या ये मौका है कि अभी खरीदारी किया जाना चाहिए या होल्ड किया जाना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो यूएस और ईरान का ही इश्यू है कि उसका क्या सॉर्ट आउट होगा, कब तक होगा। हालाँकि ईरान कह रहा है कि उन्होंने अपनी कुछ शर्तें लिख के भेजी हैं हुँ, और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो उनकी शर्तों को मान रहे हैं। मतलब इसी वीक में ये सब कुछ हुआ है। हुँ, इस वीक में उन्होंने हम हाँ भी करा, ना भी करा। हाँ, इस हफ्ते में उन्होंने स्ट्राइक भी करा और फाइनली अब वो कह रहे हैं कि हम इस बात को मान रहे हैं और अब वो तेहरान का इश्यू भी उसमें लेके आ रहे हैं। तो हुँ, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर हो गए हैं। क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो हुँ, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हुँ, वहीं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इक्विटी मार्केट से, तो इक्विटी मार्केट में हमने गिरावट आते हुए देखी है। क्योंकि लोगों का जो विश्वास है वो डाउन होता हुआ दिख रहा है। हुँ, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। लोगों को विश्वास कब आता है? जब लोग पैसा बनाते हैं। अगर उनको पैसा नहीं बनेगा तो उनका विश्वास डाउन होगा। तो वहीं अगर आप हुँ, देखेंगे गोल्ड सिल्वर के भावों में, हाँ, जनवरी का मुझे ध्यान है टाइम 29 जनवरी को, जब गोल्ड सिल्वर ने अपने हाईज़ बनाए थे। बिल्कुल 2 लाख समथिंग, गोल्ड 1,80,000 के आसपास था, चांदी करीबन 4,20,000 4 के लाख, आसपास थी। बिल्कुल। हुँ, उसके बाद से लोगों का पैसा नहीं बना है। हुँ, मतलब लोगों ने जिन्होंने 4 लाख पे चांदी बाय करी, 3 लाख पे बाय करी, 2,80,000 पे बाय करी, सबका हाँ, पैसा नहीं बना है। तो जब लोग पैसा तब डालते हैं जब लोगों का पैसा बनना स्टार्ट होता है। अभी लोगों का पैसा अटका हुआ है। जैसा हम अगर इक्विटी मार्केट की बात करें, इक्विटी मार्केट में लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। हुँ, जब उनको पोर्टफोलियो में रिटर्न आने चालू होते हैं तब वो चर्न करते हैं। प्रॉफिट में निकाला फिर दूसरा स्टॉक पकड़ा, उसमें उसमें निकाला तब उन्होंने दूसरा स्टॉक पकड़ा। ऐसे ही गोल्ड सिल्वर में है। जब उनकी पोज़ीशंस प्रॉफिट में आती हैं, जब वो प्रॉफिट में निकालते हैं, तो फिर वो अगली पोज़ीशन लेते हैं। तो हुँ, यहाँ पर वो अटक गए हैं इस टाइम पे। इस टाइम लोगों की पोज़ीशन या तो जिन्होंने फिजिकल ले रखा होगा, फिजिकल में अटके होंगे। हुँ, जिन्होंने गोल्ड सिल्वर ईटीएफ लेकर लिया होगा, वो उसमें अटक गए हैं। तो हुँ, इस टाइम पे लोगों का पैसा बहुत अटका हुआ है। तो हुँ, ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि भई पहले हमारी पुरानी पोज़ीशन निकल जाए, तब हम नई पोज़ीशन को ऐड करें। तो ये एक जो डायलेमा है ना लोगों के, इन्वेस्टर का, वो बहुत बड़ा काम करता है मार्केट में। हुँ, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनरली लोग थोड़े से पीछे हट जाते हैं कि भाई ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं हुँ, अब और पैसा क्यों लगाऊं इसमें मैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उस तरह का इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। अगर आप ज्वेलर की बात करेंगे तो ज्वेलर की ऑलरेडी इन्वेंट्री बनी हुई है। वो सोचता है कि मैं और अपनी मार्केट में शॉप में गोल्ड क्यों रखूं जब मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। हुँ, तो इसलिए ज्वेलर भी खरीदारी कम करता है। सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया भाई फॉरेन रिजर्व के लिए आपको इंपोर्ट कम करना है। हुँ, जो आपका ज्वेलरी एक्सपोर्टर है उसके लिए उन्होंने 100 केजी का लिमिट लगा दिया है। तो वो सब चीज़ें जो हैं ये गोल्ड की डिमांड को कम कर रही हैं। और जनरली आप देखिए कि हम गोल्ड करीबन 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ, जब हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव डाउन होंगे। तो हुँ। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो गोल्ड सिल्वर के भाव डाउन होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। अच्छा अनुज जी, जैसे कि कहीं न कहीं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 1 साल तक सोना ही मत लीजिए, हम्म। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि भारतवासी जो हैं उनकी बातों को बड़ी गहराई से समझते हैं।
और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि गोल्ड में लगातार गिरावट भी दिख रही है खरीदारी को लेकर अगर मैं बात करूँ। तो आखिर क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में किस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है? देखिए, जब महामहिम ने बोल दिया है तो लोग तो फॉलो करेंगे ही। देखिए, जब एक आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भई आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो लोग नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि भई लॉकडाउन लगा, तो लोगों ने उसका उसका पालन किया। अब उन्होंने बोला कि गोल्ड आप नहीं खरीदिए, वो बात समझ में आती है कि हाँ भाई, अगर एक महामहिम या प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं कि भई आपको ऐसा नहीं करना है, इट मीन्स कि भई उनका विज़न है लेकर कि भई हाँ, मेरा विज़न ये है कि भई अभी फॉरेक्स रिज़र्व का इश्यू है, हमको क्रूड मँगाना है, हमको खाने के तेल मँगाने हैं बाहर से, तो आप जो एसेंशियल आइटम नहीं है उसको आप मत यूज़ कीजिए। उन्होंने ये भी बोला कि भई आप फॉरेन ट्रिप मत कीजिए। तो हमने देखा कि उसके बाद से लोगों ने फॉरेन ट्रिप करने बंद कर दिए, मतलब बहुत कम हो गए हैं। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 1 से डेढ़ महीने में बहुत रेशो घटी है। तो ये एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है कि भई आप अपने देश को ग्रो करना चाह रहे हो, कि भई आप ये नहीं चाह रहे कि भई आप बाहर जाके ट्रिप करो या बाहर जाके आप गोल्ड को परचेज करो। ये हिस्टोरिकल भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो 1960-62 में भी उस टाइम पे गोल्ड के बिल्कुल। बारे में डिस्कशन हुआ था कि भई आप गोल्ड को दान करें। जब कुछ भी इंदिरा गांधी के इंदिरा टाइम। गांधी के टाइम पे कि जब इशू आता है तो लोग अपने गोल्ड को दान करते हैं। जब एक देश पर इशू आता है या एक किसी सोसाइटी पे इशू आता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो अभी इकट्ठे होने का टाइम है कि भई अगर भारत के लिए हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसी स्थिति अगर आए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो किसी में भी आ सकते हैं। हालांकि हमने ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छी तरीके से संभाला, तो वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब थोड़ा-सा अगर लग रहा है कि भई बाहरी तत्वों की वजह से आपको अगर इंटरनल इश्यू आ सकते हैं, तो हमको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो ये प्रिपेयरनेस है कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं कि अगर कोई इश्यू आता है तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें। लेकिन सवाल तो ये आ जाता है ना कि जिस रिजर्व को बचाने के लिए पीएम मोदी इतना जोर दे रहे हैं, आखिर वो रिजर्व बच क्यों नहीं पा रहा है? इस बार देखिए ना, फिर से हमें घाटा हो गया। देखिए, घाटा इसलिए हो गया कि क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर अभी तक क्रूड के भाव 80% बढ़ गए हैं। और इसकी वजह से क्या है कि क्रूड के भाव जहाँ हम पहले $60 में इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमको $120 में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो जितना हम फॉरेन रिजर्व बचा रहे हैं वो हमारा क्रूड में जा रहा है। खाने के तेल बहुत महंगे हो गए हैं। अगर आप देखेंगे सोयाबीन, सरसों, या अगर हम सोया ऑयल की बात करें, सोया मील की बात करें, तो वो सबके भाव बढ़ गए हैं। तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व बच रहा है वो हमारा वहाँ पे यूज़ हो रहा है। और ये एसेंशियल आइटम है। आपको खाने का तेल चाहिए, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर फॉरेन रिजर्व को हिट कर रही हैं। तो यही कहना है कि भाई आप जो एसेंशियल आइटम नहीं है आप उस पर फॉरेन रिजर्व को खर्च ना करें, जो एसेंशियल आइटम है वहाँ पर आप यूज़ करें। तो इससे कि संतुलन बना रहेगा। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी मोदी जी यूएई गए थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी डील लेकर आए हैं कि भाई जो आपका यूएई है वहाँ पर जो भी क्रूड वो प्रोड्यूस करेगा वो भारत में स्टोर करेगा। करीब 30 मिलियन बैरल के आसपास वो स्टोर करेगा इंडिया में। तो अगर वो इंडिया में स्टोर करता है तो मान के चलिए कि आपके पास क्रूड की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि अच्छा। अब अगर यूएई आपको इंडिया में स्टोर कर रहा है तो आप वहाँ से कभी भी ले सकते हैं क्रूड। तो आपकी शिपमेंट का कॉस्ट बच जाएगा, आपको आराम से वो क्रूड का भाव नीचे मिल जाएगा। इवन रशिया भी क्रूड देने को तैयार है। हमारी रशिया से डील भी चल रही है, तो रशिया से हम क्रूड मंगा रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्रूड में इशू नहीं है। इशू क्या है कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो इशू है। अगर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाता है तो हमें तो वैसे ही ऑलरेडी क्रूड अच्छे दामों में मिल जाएगा, तो फिर वो चीज़ें संभलती हुई नजर आएंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए उनका है कि भाई आप खाली 1 साल तक आप वेट करें, 1 साल तक सब चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि महंगाई चरमराती जा रही है, तेल, गैस, न जाने कितनी चीजें मार्केट में लगातार, दूध हो गया, महंगे होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मंदी की दहलीज पर ना खड़े हो जाएं। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, मंदी भारत में आनी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम मीन्स आत्मनिर्भर काफ़ी चीज़ों में हो चुके हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो हम आत्मनिर्भर हैं एग्रीकल्चर में। पल्सेस में, एडिबल ऑयल्स में, तिलहन में, दलहन में, मसालों में, दूध में, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदी, आप देखिए 2008 में रिसेशन आया था तो भारत में रिसेशन नहीं था उस टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पर मंदी की आशंका बहुत कम है। आशंका ये है कि भाई क्रूड के भाव महंगे हो गए तो उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अडॉप्शन है ना वो बहुत स्पीड से आता है। ईवीआई और ईवी का अगर आप नंबर देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो वो बहुत अपबीट नंबर आते हुए नजर आए हैं। लोगों ने तुरंत इस पे शिफ्ट हो गए। जहाँ तक रिन्यूएबल एनर्जी की सवाल है, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो डिपेंडेंसी हमारी क्रूड के ऊपर वो हमारी धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है। अगर हम खाने के तेलों की बात करें तो हम सफिशिएंट है। सरसों का हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, हम कोकोनट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, हम बहुत अच्छा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन हम करते हैं, राइस ब्रान ऑयल का हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे पास अनलिमिटेड ऑयल रिसोर्सेज हैं खाने के तेलों की अगर हम बात करें। तो हमको इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत कम है, बट कुछ हद तक डिपेंडेंसी है
जिसमें हम पाम मंगाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आती हैं कि भाई अब आपको महँगाई का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम उतने ज़्यादा हम डेवलप्ड हो गए हैं कि यहाँ पर हमको महँगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप देखिए हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती हैं। तो महँगाई या अगर हम बात करें मंदी की, तो वो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस के मुकाबले, तो वी आर इंक्रीजिंग आवर जीडीपी, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारत में जो इन्फ्लेशन है या मंदी है वो उतने लंबे समय तक टिक पाएगी। अगर आएगी भी तो वो जल्दी से निकल जाएगी वो। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि भारत को हिट हो पाएगा इन्फ्लेशन से या मंदी से। अनुज जी, जैसे आपने कहा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, देखिए उसे इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा यस जाता है। यस वो स्ट्रांग है, आपने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो स्ट्रांग तो है, और कहीं ना कहीं मंदी वाली जद में आने के लिए शायद मुझे लगता नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत पे ज़्यादा इम्पैक्ट दुनिया का। पड़ेगा। लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अल नीनो का जो यस इम्पैक्ट है, यस यस वो क्या आने वाले वक्त पर इसको धूमिल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए अल नीनो का अगर आप इम्पैक्ट की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इस बार शायद ऐसा आ रहा है कि मानसून द नॉर्मल रहेगा। मानसून नॉर्मल में भी ऐसा आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का वो किस तरीके से होगा। हालांकि अभी तक आईएमडी ने क्लियर नहीं बोला है कि भाई मानसून खराब आएगा। मानसून सब एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मानसून आएगा, और हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्री मानसून शॉवर्स अब धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो रही हैं। हो सकता है कि आपको 10-12 दिनों में और क्लैरिटी आती हुई नजर आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से भारत में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा मानसून आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिले, बट उससे ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मानसून की वजह से कोई बड़ा आपको यहाँ पर सेटबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास कुंड हैं, हमारे पास पाउंड्स हैं जिसमें आप इजीली पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बारिश से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को कोई हट होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर जितने भी बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो तो ये तक हिदायत दे रहे हैं फार्मर्स को कि आप जो हैं दलहन तिलहन की फसलें करें, इस पर काम करें। बल्कि चावल की जो पैदावार है अब वो आने वाले वक्त में कम हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए यस जब पानी वहाँ लगता है। यस तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जितना ज़्यादा यहाँ पर पैदावार चावल की होती है, आने वाले वक्त में क्या हमारी थाली से ही गायब हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड लेवल पर प्रोडक्शन होता है चावल का और गेहूं का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये खाए भी जाते हैं, और हम इवन यहाँ पर एक्सपोर्ट करते भी हैं। हम वीट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम राइस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हाँ देखिए, इम्पैक्ट आएगा, मगर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपकी थाली से गायब हो जाएगा। हम्म अब मॉनसून डिले है, उसका इम्पैक्ट आता है। अब आप अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो अधिक मास चालू हो गया है। अब ये अधिक मास में आपको बहुत हीट देखने को मिलेगी। जैसे अधिक मास खत्म होगा उसके बाद आपको बारिश आती हुई दिखाई देगी। तो ये ऐसा प्रिडिक्शन है कि अधिक मास में शायद आपको रेन ना दिखाई दे, बट अधिक मास के खत्म होते ही तो आपको एक अच्छी खासी रेन आती हुई दिखाई देंगी, और उसी टाइम आपकी सारी जो फसलें वो आपकी बिजाई होती हुई नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 10-12 दिन बचे हैं, इन 10-12 दिन में आपको हीट का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद अच्छा मानसून आपको आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मेरा मानना है, एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो हिट नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा डिले होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, बट इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि बिल्कुल ही थाली से गायब हो जाए। अच्छा अनुज जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया जो है वो गोल्ड बाय कर रही है, लेकिन रशिया इकलौता एक ऐसा देश है जो गोल्ड जो है वो बेच रहा है अपना। इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया कोई अंदर ही अंदर गेम कर रहा हो? देखिए, रशिया बेच रहा है या जो भी इकोनॉमी बेच रही है, वो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेच रही है। वो इसलिए नहीं बेच रही है कि भाई उनको उसको सेल आउट करना है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इंडिविजुअल को नहीं, एक इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास गोल्ड अच्छा है तो आप उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उतना आईएमएफ से लोन ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं, अपने गोल्ड को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। ऐसी एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नेगेटिव है। वो बेच रहा है डेफिनेटली अपनी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बेच रहा है, क्योंकि बीच में जो वॉर चल रहा था, उस वॉर की वजह से उसको एक्सपेंस हुआ। अब वो फिर बीच में उसके ऊपर क्या नाम है, यूएस ने बोला कि भाई आप रशिया से क्रूड नहीं लेंगे, तो वो उसकी वहाँ भी रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, तो ये तो बिजनेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको गोल्ड को बेचना है, ये एक बिजनेस है। ये वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना गोल्ड बेच रहे हैं, उसको पैसे को लेकर कहीं और लगा रहे हैं। वो हमेशा एग्रेसिव रहते हैं कि भाई अपना क्रूड को आप बेचें। वो अपने क्रूड को बेचने के लिए चाइना के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंडिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो दीज आर द थिंग कि जो रशिया है वो गोल्ड इसलिए बेच रहा है, उसको अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं, या उसको अपना जो
जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं उसको पूरा करना है या उसको अपने पैसे निकाल के कहीं और प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड से आउट हो रहा है, वो जस्ट सेलिंग अ नॉर्मल थिंग, वो तो हर इकोनॉमी करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ी बड़ी बात है, वो हर इकोनॉमी बेचती है। वो अपने गोल्ड को गिरवी भी रखते हैं, फंड भी लेते हैं, वापस छुड़ाते भी हैं, फिर बेचते भी हैं, फंड आता है दोबारा बाय भी करते हैं। ये तो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है।